नमस्कार, हमारे विशेष कार्यक्रम बीच बहस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में लक्ष्य आर्य। आज हम बात करेंगे राजस्थान में पिछले कई दशकों से चर्चा में रही पूर्व राजस्थान नहर परियोजना का, जिसे ERCP भी कहा जाता है। इस पर बातचीत करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार मनीष गोदा। नमस्कार। इससे पहले कि हम चर्चा शुरू करें, आइए देखते हैं ERCP पे ये हमारी खास रिपोर्ट। ERCP परियोजना पूर्वी राजस्थान में पेयजल और सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराने के लिए तैयार की गई है। इसकी पूरी होने से प्रदेश के 13 जिलों में पेयजल और सिंचाई के पानी की समस्या का समाधान होगा। इन 13 जिलों में झालावाड़, बारां, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, अजमेर, टोंक, जयपुर, करौली, अलवर, भरतपुर, दौसा और धौलपुर शामिल है। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को लेकर राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच नई दिल्ली में समझौता हुआ। पानी बंटवारे पर बनी सहमति के बाद केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, राजस्थान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन लाल यादव की मौजूदगी में समझौता पत्र पर हस्ताक्षर हुए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि ERCP से राजस्थान के 13 जिलों को पानी की समस्या से राहत मिलेगी। ERCP से मध्य प्रदेश और राजस्थान का सर्वग्रामीण विकास होगा। परियोजना से कृषि उत्पादन में वृद्धि होने से किसानों की आय बढ़ेगी और रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। ये परियोजना पूर्वी राजस्थान के लोगों के लिए वरदान साबित होगी और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का नदी से नदी जोड़ने का सपना भी साकार होगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि यह परियोजना शिवपुरी, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, इंदौर, देवास सहित कई जिलों में पेयजल के साथ औद्योगिक जरूरतों को भी पूरा करेगी। इसके तहत 7 बांध बनाए जाएंगे। डॉक्टर यादव ने कहा कि इस परियोजना से दोनों ही राज्यों में औद्योगिक निवेश, पर्यटन और शिक्षण संस्थानों को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही सिंचाई क्षेत्र और अधिक समृद्ध होंगे। अब आपको बताते हैं इस परियोजना से राजस्थान को होने वाले लाभ। पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों झालावाड़, बारां, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर, जयपुर, अजमेर और टोंक में पेयजल उपलब्ध होगा। राज्य के 2.80 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में मिलेगा सिंचाई जल। लगभग 25 लाख किसान परिवारों को सिंचाई जल और राज्य की लगभग 40% आबादी को पेयजल उपलब्ध हो सकेगा। ERCP में सम्मिलित रामगढ़ बैराज, महलपुर बैराज, नवनेरा बैराज, मैज बैराज, राठौड़ बैराज, डोंगरी बांध, रामगढ़ बैराज से डोंगरी बांध तक फीडर तंत्र, ईसरदा बांध का क्षमता वर्धन और पूर्व निर्मित 26 बांधों का विकास किया जाएगा। समझौते के तहत पार्वती, काली सिंध और चंबल नदी को जोड़ा जाएगा। ये परियोजना भविष्य के लिए जीवनदायिनी साबित होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। अभी आपने देखी ERCP पर हमारी ये विशेष रिपोर्ट। अब आइए शुरू करते हैं इसी पे चर्चा। मनीष जी, लंबे समय से लंबित ERCP का सपना अब साकार होने जा रहा है। पूर्वी राजस्थान के लिए जीवन रेखा साबित होगी। आपके अनुसार इस समझौते के क्या मायने हैं? देखिए, राजस्थान के लिए पानी का महत्व मतलब सभी लोग समझ सकते हैं। राजस्थान उन प्रदेशों में है जहाँ पे सतही जल बहुत कम है। मतलब हमारे यहाँ नदियाँ नहीं है। एकमात्र चंबल को हम सदा नीरा जिसको कह सकते हैं कि लगातार बहने वाली नदी कह सकते हैं, उसके अलावा कोई नदी हमारे यहाँ नहीं है जी। और पानी का महत्व पूरा प्रदेश इसको समझता है। पूर्वी राजस्थान प्रदेश का वो हिस्सा है जहाँ से चंबल बहती तो है, लेकिन
पानी का लाभ जो चंबल का मिलना चाहिए वो इसके जिलों को नहीं मिल पाता है। और उसका सबसे बड़ा कारण यही था कि यहाँ पर नहरी तंत्र का विकास नहीं था। जी। मतलब नदी आपके बिल्कुल पास से बहती है लेकिन पानी आप तक नहीं पहुँच सकता, और ये इस पीड़ा को बहुत लंबे समय से महसूस किया जा रहा था राजस्थान में। पूरा जो दक्षिण से कोटा हाड़ौती संभाग से जो हिस्सा शुरू होता है और फिर वो आगे धौलपुर भरतपुर तक जाता है, और फिर जयपुर भी उसमें शामिल है, टोंक और जो सारे ज़िले हैं वो भी उसमें शामिल हैं। इस पूरे इलाके के अंदर पानी की बहुत बड़ी समस्या है। चंबल नदी बहने के बावजूद भी पानी नहीं मिल पाना, और उसका सबसे बड़ा रीज़न यही था कि नहरी तंत्र का विकास नहीं किया गया था। क्योंकि पानी को पहुंचाना, नदी बहती तो है लेकिन पानी आप तक पहुंचे उसके लिए भी एक तंत्र विकसित करना बहुत ज़रूरी है। तो इसी वजह से मुझे लगता है कि शायद जब 2008 में इसकी परिकल्पना की गई, 2006-07 में इसकी परिकल्पना की गई, तत्कालीन वसुंधरा राजे सरकार ने इसकी परिकल्पना की और एक बृहद परियोजना बनाई, 37,000 करोड़ की एक परियोजना बनी। उस पूरा एक प्लान तैयार किया गया कि किस तरह से चंबल नदी का जो एक्स्ट्रा पानी है और चंबल की जो सहायक नदियां हैं, जो पार्वती और काली सिंध जो सहायक नदियां, उनका जो एक्स्ट्रा पानी है उसको किस तरह से पेयजल के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, किस तरह से सिंचाई के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। और इस पूरे इलाके के अंदर जो 13 जिले इसके अंदर आ रहे हैं, अब तो हालांकि जिलों की संख्या राजस्थान में बढ़ गई है तो उस हिसाब से और भी जिले शामिल हैं, लेकिन उस पूरे इलाके को लगभग 3.5 करोड़ की जनसंख्या है, आधा राजस्थान उसमें कवर होता है। किस तरह से उसको एक वाइबल बनाया जा सकता है, किस तरह से लोगों तक पानी पहुंचाया जा सकता है। और राजस्थान में नहरी तंत्र, देखिए हम इस चीज़ को इस तरह से भी समझ सकते हैं कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो कि आज़ादी के समय शुरू हुई, आज़ादी के बाद लंबे समय उसको तैयार होने में लगा, लेकिन आज उस पूरी इंदिरा गांधी नहर परियोजना ने, जिसका पानी पंजाब से आता है, उस परियोजना ने राजस्थान के पूरे पश्चिमी इलाके को, जिसमें कि जो कि पूरा रेगिस्तान है अपने आप में, उस इलाके को सरसब्ज किया, उस इलाके के अंदर पानी पहुंचाया है। अभी कुछ समय पहले मैं जैसलमेर में था और मैं वहाँ पर देखकर चकित था कि जो थार का रेगिस्तान जिसकी राजस्थान से पहचान बनी जाती है, वो जैसलमेर में आपको बहुत कम देखने को मिलता है। वहाँ पे भी अब आपको सरसों की खेती मिल जाती है, तारामीरा की खेती मिल जाती है और खेती होते देख सकते हो आप। तो पानी का महत्व और नहरी तंत्र का जब विकास होता है तो किस तरह से वो नहरी तंत्र उस पूरे इलाके को पानी पहुंचाता है और किस तरह से वहाँ के लोगों की एक दिक्कत जो है, जो कि पश्चिमी राजस्थान तो बहुत पानी से परेशान रहा है, पानी की कमी से, उस पूरे इलाके के अंदर उसने कितना डेवलपमेंट किया है, पानी की एक बहुत बड़ी समस्या को खत्म किया है। तो मुझे लगता है कि ये जो पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना है कुछ इसी तरह का लाभ इस पूरे इलाके के लोगों को देगी और एक बहुत बड़े समय से जो मांग चली आ रही थी वो मांग भी अब पूरी होने जा रही है। तो राजस्थान के लिए तो इसका महत्व मतलब जिसको कह सकते हैं कि उसको शब्दों में बयान करना बहुत मुश्किल है। पेयजल की जो समस्या है वो पूरे राजस्थान में एक बड़ी समस्या बनी हुई है। जयपुर में इस समय बिसलपुर बांध से पेयजल लाया जाता है। ईआरसीपी के आने के बाद जनता को कितनी सहूलियत मिलेगी? देखिए, जयपुर की बात करें तो ईआरसीपी में एक ये भी है बात कि जयपुर के लिए पानी का जो पहले स्रोत हुआ करता था रामगढ़ बांध, उसको भी इसमें शामिल करने की बात है और उसका भी एक तरह से हो सकता है कि इसमें उसके लिए भी पानी यहाँ से मिल ही जाए। ईसरदा बांध के जरिए भी जयपुर को पानी मिलने की बात कही है, तो वो भी एक जरिया हो सकता है। अभी हमें टोंक से यानी बीसलपुर से पानी लेकर के आना पड़ता है। यदि हम रामगढ़ बांध को इस तरह से तैयार कर लेते हैं तो जयपुर की एक बहुत बड़ी समस्या पूरी हो जाएगी। जयपुर जो प्रदेश की राजधानी है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड जिला है, उसमें यदि पानी की समस्या को हम अपने आसपास के बांधों से पूरा कर पाते हैं तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी समस्या जयपुर की खत्म हो जाएगी। और सिर्फ जयपुर ही, और जयपुर की यदि समस्या खत्म होती है, जयपुर से हम यदि रामगढ़ बांध से हम पानी ले पाते हैं, जयपुर के लिए यदि हम ईसरदा बांध से पानी ले पाते हैं, तो अजमेर और टोंक जिले जिनको कि बीसलपुर अभी पानी दे रहा है, उनकी जो पानी की ज़रूरत है वो बहुत हद तक दूर हो जाएगी। क्योंकि अभी 3 जिलों में पानी बट रहा है, फिर मान लीजिए अजमेर और टोंक को वहाँ पे इजीली पानी मिल सकेगा। तो मुझे लगता है कि ये पानी की जो दिक्कत है ये अपने आप में काफ़ी हद तक दिक्कत हो सकती है, पूरी हो सकती है इसके जरिए। मोटे अनुमान पे बताया जा रहा है कि 2,80,000 से हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि को सिंचाई के लिए जल मिलेगा। सिंचाई कृषि विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इस परियोजना से कृषि क्षेत्र को कितनी गति मिलने वाली है?
देखिए, पूरा पूर्वी राजस्थान सरसों की खेती के लिए जाना जाता है और सरसों के लिए पानी की बहुत ज़रूरत होती है। अभी हम जितना भी पानी इस्तेमाल कर रहे हैं पूर्वी राजस्थान में, वो सारा भूजल के ज़रिए आ रहा है। भूजल की स्थिति राजस्थान में ये हो गई है कि ज़्यादातर ब्लॉक्स जो हैं वो डार्क जोन में चले गए हैं। जयपुर की बात कर लें, आप भरतपुर की बात कर लें, और जितना भी पूरा इलाका है ज़्यादातर डार्क जोन में चला गया है। अब भूजल से हम कितना भी पानी लेंगे, उसको रिचार्ज तो करना बहुत ज़रूरी है और रिचार्ज हम कर नहीं पाते हैं। तो ये स्थिति, और यदि ये ज़रूरत से ज़्यादा पानी आप लेंगे तो पानी जहरीला भी होता है, उसमें बहुत सारी दूसरी तरह की दिक्कतें भी होती है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि ये जो नहर का पानी है, यदि जो चंबल, पार्वती और काली सिंध का पानी यदि नहरी तंत्र के जरिए खेतों तक पहुंचता है, तो जिस तरह का परिवर्तन, जिस तरह का एक ट्रांसफॉर्मेशन हम पश्चिमी राजस्थान में देख रहे हैं कि जैसलमेर में भी हम खेती होते देख रहे हैं, बाड़मेर में भी हम खेती होते देख रहे हैं, गंगानगर वगैरह तो चलिए पहले से इलाके में था पानी, पर वहाँ भी हम जिस तरह का हम देख रहे हैं, गंगानगर धान का कटोरा माना जाता है। और अब जैसलमेर जैसे इलाकों में भी यदि खेती हो पा रही है नहरी तंत्र के विकास से, तो आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा परिवर्तन यहाँ पर आ सकता है। पश्चिमी राजस्थान में हमें पानी लाना पड़ता है पंजाब से जी। यदि नहरी तंत्र यहाँ पर विकसित होता है पूर्वी राजस्थान में, तो चंबल तो बहुत पास से बहती है, तो यदि वहाँ का नहरी तंत्र विकसित हो जाता है तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी समस्या कृषि की जो है, और इस इलाके के अंदर जो खेती की जो ज़रूरत है, जो पानी की ज़रूरत है, उसको हम बहुत हद तक पूरा कर पाएंगे। सरसों की जो खेती है वो इस पूरे इलाके के में बहुत अच्छी होती है। उस सरसों के साथ बाकी जो दूसरी फसलें हैं उनके लिए भी हमें यहाँ पे पानी मिल पाएगा। तो मुझे लगता है कि जो बहुत बड़ी ज़रूरत है कृषकों की, किसानों की, वो पूरी हो पाएगी इसको जरिए। कृषि के लिए आपने बताया, पेयजल का आपने बताया, परंतु साथ में हमारा मानना है कि पेयजल और कृषि क्षेत्र में जब विकास होगा तो साथ ही साथ में औद्योगिक क्षेत्र को भी गति मिलेगी, बड़ी संख्या में रोजगार भी सृजित होंगे। इस पे आप क्या मानते हैं? देखिए, ये पूरा इलाका डीएमआईसी के तहत भी आता है, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का हिस्सा भी बना हुआ है। अभी जो दिल्ली एक्सप्रेसवे बना है वो इसी इलाके से होके गुजर रहा है, और जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा राजस्थान से जाता है, 40% हिस्सा करीब करीब राजस्थान से। तो वो पूरा इलाका ऑलमोस्ट कोटा से शुरू होकर के और अलवर तक, भरतपुर तक जाता है, अलवर तक जाता है। तो उस पूरे इलाके के अंदर जब इंडस्ट्रीज आएंगी तो उन्हें भी पानी की ज़रूरत होगी। तो मुझे लगता है कि यदि इस पूरे इलाके के अंदर इस नहर को विकसित किया जाता है तो डीएमआईसी यानी दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए जो पानी की ज़रूरत है वो पूरी हो पाएगी। तो कृषि के लिए पानी मिल सकेगा, पेयजल के लिए पानी मिल सकेगा, और सबसे बड़ी ज़रूरत जो कि इंडस्ट्री की है, इंडस्ट्री के लिए भी पानी मिल सकेगा। और वहाँ पर हम जो कमी देख रहे हैं, अभी तक हमारा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो बना हुआ है, जो हिस्सा बना हुआ है भिवाड़ी निमराना तक सीमित है। मुझे लगता है कि यदि ये बन जाता है तो जयपुर से लेकर के खासतौर पर, और जयपुर से पहले भी हम बात करें कोटा से लेकर के, कोटा जो कि एक इंडस्ट्रियल सिटी हुआ करता था, वहाँ पे इसीलिए दिक्कत हुई पानी की कि वहाँ पे पानी की दिक्कत आने लगी, तो वहाँ पे इंडस्ट्रीज खत्म हुई। तो मुझे लगता है कि पूरे इलाके में जब डीएमआईसी का डेवलपमेंट होगा और उसको पानी मिलेगा तो ज़्यादा अच्छे ढंग से वो डीएमआईसी डेवलप हो पाएगा और इंडस्ट्री और इन्वेस्टर्स वहां पर ज्यादा बेहतर ढंग से अपना काम कर पाएंगे। अगर औद्योगिक विकास की बात है तो हम रोजगार की बात भी बिल्कुल करेंगे, क्योंकि जो रोजगार है, रोजगार के अवसरों को लेकर जो वहां के युवा हैं वो अक्सर हम देखा जाता है कि पलायन करते हैं दिल्ली एनसीआर की तरफ। तो क्या पलायन पे भी कमी आएगी, इस पे भी रोजगार के अवसर भी आपको लगता है कि आएंगे? देखिए, जब इंडस्ट्री आएगी, जब एग्रीकल्चर के लिए पानी मिलेगा, जब पेयजल के लिए पानी मिलेगा, तो अपने आप ही पलायन भी रुकेगा, इसमें कोई शक नहीं। रोजगार के लिए यदि आपको बाहर जाना पड़ रहा है और वही रोजगार यदि आपको अपने जिले में मिल रहा है, अपने शहर में मिल रहा है, अपने गांव के आसपास मिल रहा है, तो निश्चित रूप से आप पलायन भी किस लिए ही करेंगे। तो मुझे लगता है कि एक बहुत ये जो दिक्कत आ रही है कि उस एनसीआर के अंदर पॉपुलेशन का एक कंजम्पशन बढ़ता चला जा रहा है और डेंसिटी बढ़ती चली जा रही है, तो वो दिक्कत भी खत्म होगी। और जब लोग यहाँ रुकेंगे तो नेचुरल है, वो एक राजस्थान के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब आपकी श्रम शक्ति यहाँ रुकती है तो अल्टीमेटली आपको फायदा होता ही होता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, अगर हम पृष्ठभूमि की बात करें तो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जो नदियों को जोड़ने का सपना था, उसको और आज के ईआरसीपी को आप किस प्रकार देखते हैं? देखिए, इस ईआरसीपी की जो पहली जो डीपीआर बनी थी और जो
मूल विचार था उसमें भी कहीं ना कहीं नदियों को इंटरलिंक करने की बात थी, क्योंकि तीनों नदियों का पानी ही लिया जाना था, चंबल का भी लिया जाना था, पार्वती और काली सिंध का भी लिया जाना था। अब इसको कंप्लीटली एक इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट बना दिया गया है, जो मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पहले हम कुछ हिस्सा ही ले रहे थे, चंबल का ही ज़्यादा हिस्सा ले रहे थे, अब दोनों तीनों नदियों का हम हिस्सा इसमें लेंगे। और इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर एक ऐसा प्रोजेक्ट है, मुझे लगता है अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने जब शुरू किया था, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ज़्यादातर हमारे देश के जो राज्य हैं उनके अंदर पानी के विवाद चलते हैं आपस में, और पानी के विवादों को ख़त्म करने का एक जो सबसे बड़ा तरीका है जो मुझे लगता है वो इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स ही है। यदि आपकी नदियाँ आपस में जुड़ जाएंगी तो मुझे लगता है कि बहुत हद तक ये जो पानी का विवाद है कि मध्य प्रदेश से हम लड़ते हैं या हरियाणा से हम लड़ते हैं कि हमारा इतना पानी बनता है, या तो जब नदियां आपस में जुड़ जाएंगी और सारे राज्यों को उसका फायदा मिलेगा, तो जो राज्यों के बीच में इंटर डिस्प्यूट्स हैं वाटर को लेकर के, पानी को लेकर के, मुझे लगता है कि वो बहुत हद तक खत्म हो जाएंगे। और जैसे हम राजस्थान की बात करें, राजस्थान और मध्य प्रदेश इस दोनों परियोजना से जुड़े हुए, इस परियोजना से जुड़ गए हैं और इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स हो रहा है। चंबल, पार्वती, काली सिंध मध्य प्रदेश से होकर के इधर आ रही हैं। अब जब इंटरलिंकिंग हो रही है तो दोनों राज्यों के बीच जो विवाद की स्थिति थी कि हमारा पानी आप ले रहे हैं, ज़्यादा ले रहे हैं या कम ले रहे हैं, तो वो अपने आप ही खत्म हो रहा है। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत पॉजिटिव एक कदम है उस दिशा के अंदर कि, और जो एक बहुत बड़ी समस्या है मतलब पानी अंतर्जल विवाद जो है उनको खत्म। राजस्थान की जो राजनीति है उसमें लंबे समय से ईआरसीपी सियासत का विषय बनता रहा। विधानसभा चुनाव में भी हमने देखा कि ईआरसीपी को मुद्दे को बड़ी तवज्जो से उठाया गया, कांग्रेस द्वारा यात्रा भी निकाली गई, हालांकि वो सफल नहीं हो पाई, परंतु राजनीतिक नजरिए से इसको किस प्रकार आप देखते हैं और इसकी परिदृश्य में क्या तस्वीर है? देखिए, पॉलिटिकली एक बड़ा इशू बन गया था, इसमें कोई शक नहीं है। 2008 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इसका पहली बार इस पर काम शुरू किया था, और फिर 2013 के अंदर और 2017-18 के अंदर जब इसकी डीपीआर वीपीआर बनी थी सारा कुछ, तब ये उम्मीद की गई थी कि बहुत तेज़ी से इस पर काम होगा। हालांकि सरकार बदल गई, और सरकार बदलने का एक नुकसान भी हुआ कि वो प्रोजेक्ट जो है वो कुछ हद तक ठंडा पड़ गया। हालांकि कांग्रेस सरकार ने भी इस पर काम किया और उसको मुद्दा बनाने के लिए उन्होंने काम भी किया। पॉलिटिकल इशू बना, इसमें कोई शक नहीं है, और पूरे पूर्वी राजस्थान में कांग्रेस ने इसको अच्छे ढंग से खेलने की कोशिश भी की, उनके अपने ज़रूरतें भी थी उसको करने के लिए, लेकिन उतना फ़ायदा उनको मिला नहीं। अब मौजूदा सरकार ने आते ही इस पर काम किया है, मुझे लगता है कि, और बहुत पॉजिटिव ढंग से काम हुआ है। मतलब जितना हम उम्मीद कर रहे थे उससे भी ज़्यादा बेटर ढंग से ये चीज़ हो पाई है और बहुत जल्दी हो पाई है। तो मुझे लगता है कि इसका पॉलिटिकल बेनिफिट, चूँकि 4 महीने बाद ही लोकसभा के चुनाव होने हैं, और 13 जो जिले हैं उनमें 9 लोकसभा सीटें पड़ती है लगभग, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी इसका फ़ायदा उठाना चाहेगी। लोकसभा चुनाव में जब वो जाएगी तो जनता के बीच में एक उपलब्धि लेकर के जाएगी कि एक बरसों पुरानी डिमांड और जनता से सीधे जुड़ी हुई डिमांड को पार्टी ने अपनी सरकार बनते ही पूरा किया। तो निश्चित रूप से इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी लेना चाहिए। जी, ईआरसीपी के बाद इस प्रकार इसका अब विकास कार्य पे गति मिलेगी, तो इसके बाद राजस्थान के विकास को आप किस प्रकार देखते हैं? देखिए, सबसे अच्छी बात यह है कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना को पूरा होने में काफ़ी समय लग गया था, लगभग 1.5 दशक का समय उसमें हो गया था, लेकिन ईआरसीपी के लिए कहा जा रहा है कि 4 से 5 साल के अंदर ये पूरी हो जाएगी। और पहले हम जितना पैसा खर्च कर रहे थे, 37,000 करोड़ की परियोजना बनाई गई थी। हालांकि हमारी डिमांड यही थी कि केंद्र सरकार इसको राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दे। अब हम सिर्फ 4,000 करोड़ हमको खर्च करना है, बाकी का जो 45,000 करोड़ में से सिर्फ 4,000 करोड़ हमको खर्च करना है, बाकी का सारा पैसा केंद्र सरकार खर्च करेगी। तो जो सरकार के खजाने पर जो भार आना था वो एक तो कम हुआ है, दूसरा 4 से 5 साल के अंदर इस परियोजना को खत्म करने की बात की जा रही है। और जिस तरह का हम ट्रैक रिकॉर्ड देख रहे हैं मौजूदा केंद्र सरकार का, कि जो वादा किया जाता है वो बहुत जल्दी पूरा भी करते हैं वो लोग, और तेज़ी से काम होता है परियोजनाओं पे। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि बहुत जल्दी ये परियोजना पूरी होगी, और यदि 4 से 5 साल में
जैसा कि अभी बताया जा रहा जी। है, दावा किया जा रहा है कि हम पूरी कर देंगे, यदि ऐसा हो पाता है तो निश्चित रूप से राजस्थान, जो कि पश्चिमी राजस्थान की जो जरूरत थी हम पूरी कर पा रहे हैं पानी की। जी। अब ये हिस्सा पूर्वी राजस्थान का बचा हुआ था, जी। दक्षिणी राजस्थान में पानी की ऐसी कोई दिक्कत है नहीं। जी। तो पानी को लेकर के राजस्थान, जो कि सबसे ज़्यादा ड्राउट हमेशा झेलता है, हमेशा दिक्कतों को में रहता है, बिल्कुल। तो यदि पानी की दिक्कत यहाँ पर खत्म हो जाएगी तो मुझे लगता है कि फिर बाकी सारी दिक्कतें भी अपने आप ही खत्म हो जाएगी। सबसे बड़ी बात इन्वेस्टमेंट की है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की है, यदि वो भी हम पूरा कर पाते हैं तो मुझे लगता है कि इससे अच्छी बात कोई नहीं हो सकती। इंदिरा गांधी नहर परियोजना की आपने बात करी, तो उसके बाद ईआरसीपी को सब दूसरी बड़ी परियोजना बताया जा रहा है, तो क्या महत्वपूर्णता है दोनों की और ईआरसीपी के अब आने की? देखिए, मैं ये जैसा मैंने शुरू में भी कहा कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना ने जिस तरह से उस पूरे इलाके को बदला है, आप थार के रेगिस्तान में, राजस्थान की तो पहचान हुआ करता था थार का रेगिस्तान, मिट्टी के धौरे और लंबे समय तक पानी नहीं होना, और पानी की एक बहुत बड़ी किल्लत वहाँ के लोगों से। वहाँ के लोग कहते थे कि आप हमसे दूध जितना चाहो ले लो, लेकिन पानी मत मांगो। दूर दूर तक जाना पड़ता था, दूर पानी दूर लाने तक के लिए। जाना पड़ता जी, था, जी। महिलाओं को बहुत दिक्कत होती थी। बिल्कुल। आज उस पूरे इलाके के अंदर उस नहर परियोजना के कारण जी। एक बहुत बड़ा बदलाव हम देख रहे हैं। जी। लोगों तक पानी पहुंचा है, लोगों तक खेती हो रही है, वहाँ पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी हमने देखा है। और मतलब एक, और पानी देखिए एक ऐसा मुद्दा है कि जिससे हर व्यक्ति हर समय जुड़ा हुआ है, बिना पानी के आप कल्पना भी नहीं कर सकते जी। जीवन की। तो यदि हम ये ज़रूरत पूरी कर पा रहे हैं एक नहरी तंत्र का विकास करके, बांध बना करके और दूसरी चीज़ें काम करके, तो मुझे लगता है कि जब हम उस हिस्से को बदल सकते हैं जी। जिसको कि प्रकृति ने इस तरह का बनाया कि जहाँ पे पानी की दिक्कत थी, तो पूर्वी राजस्थान में ऐसी दिक्कत नहीं है। पूर्वी जी। राजस्थान में प्रकृति इतनी परेशान नहीं कर रही है, वहाँ पे पानी, बारिश भी होती है जी। और भी चीज़ें हैं, रेगिस्तान जैसी स्थितियाँ नहीं हैं। तो जब हम वहाँ पे बदलाव कर सकते हैं तो फिर पूर्वी राजस्थान में तो यदि एक नहरी तंत्र अच्छे ढंग से विकसित हो जाता जी। है तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा फायदा राजस्थान को मिल सकता है। हर बिंदुओं को हमने छुआ। एक पर्यटन को अगर हम बात ना करें, राजस्थान की बात हो, पर्यटन की बात ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो पर्यटन के क्या मायने हैं, पर्यटन में कितनी चीजें हम कवर कर सकते हैं, क्या मायने हो सकते हैं राजस्थान के पर्यटन को लेकर, अगर हम उन 13 जिलों की बात करें ईआरसीपी के साथ में? देखिए, एक बहुत अच्छा पॉइंट आपने उठाया, पर्यटन वाला भी। पर्यटन देखिए राजस्थान की तो बैकबोन है, मतलब पर्यटन को देखा जाए तो बांधों के विकास की बात कही जा रही है। लगभग 26 बांधों का पुनरुद्धार इसमें होगा और कुछ नए बांध और बनेंगे भी। अब जैसे रामगढ़ की बात है तो रामगढ़ अपने आप में एक बहुत बड़ा टूरिस्ट स्पॉट था, लेकिन वो खत्म हो गया क्योंकि वहाँ पे पानी नहीं था। अब यदि वहाँ पे पानी आता है तो वापस वो एक टूरिस्ट स्पॉट बन सकता है। तो मुझे लगता है कि इसी तरह से बाकी बांधों की बात है। घना जो पक्षी विहार है भरतपुर के अंदर, वो लंबे समय से पानी की कमी से जूझ रहा है। वहाँ पे जो पक्षी हैं उनको पानी नहीं मिल पाता। अब यदि ये नहर यदि वहाँ पर पहुँचती है तो घना का एक दोबारा डेवलपमेंट हो सकता है। तो और इस पूरे इलाके के अंदर कोटा से लेकर के और पूरा अलवर भरतपुर तक कई टूरिस्ट स्पॉट हैं, सवाई माधोपुर है, और नए डेवलप भी किए जा सकते हैं इसके ज़रिए। तो मुझे लगता है कि एक बहुत पर्यटन के लिहाज से भी एक अपने आप में एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इसका है, जुड़ा हुआ है। पानी राजस्थान का आदमी जब देखता है तो उसका मन अपने आप ही बहुत खुश हो जाता है। तो जब बांध बनेंगे, बांधों में जब पानी दिखेगा और नहरी तंत्र एक विकसित होगा तो निश्चित रूप से उसका फायदा मिलेगा। ईआरसीपी को, मनीष जी, ईआरसीपी के मद्देनजर अनेकानेक आंदोलन हुए, इतने दशकों में अनेक आंदोलन हुए। जिन लोगों ने आंदोलन किया, जिनके आंखों में सपने संजोए थे ईआरसीपी के, वो आज सच होने जा रहे हैं। तो उन पे क्या कहना चाहेंगे आप उनके लिए? देखिए, पानी को लेकर के निश्चित रूप से राजस्थान में लंबे समय से हमने देखा भी, उस पूरे इलाके के लोगों की बहुत बड़ी डिमांड थी, बहुत पुरानी डिमांड थी। पानी की समस्या को पूरा करना, पानी की समस्या को दूर करना, और हर व्यक्ति से जुड़ा हुआ मामला है। तो जो लोग आंदोलन कर रहे थे, मुझे लगता है कि अब उनकी मांग पूरी हुई है और आंदोलन से हटके अब वो किसी सकारात्मक काम में लगेंगे। तो वो जो ऊर्जा सकारात्मक कामों में लगनी चाहिए वो सकारात्मक दृष्टि से आगे बढ़ेगी। आंदोलन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पानी पहुंचेगा, और पानी जब पहुंचता है तो बहुत सारी चीज़ों की, बहुत सारी दूसरी समस्याओं को हल कर देता है। तो मुझे लगता है कि अब पूर्वी राजस्थान, यदि समय पर ये परियोजना पूरी होती है तो निश्चित रूप से पूर्वी राजस्थान विकास की एक नई इबारत
लिखेगा, इसमें कोई शक नहीं। ये थे हमारे साथ में हमारे विशेष अतिथि मनीष गोदा जी, जिनके साथ हमने चर्चा करी ERCP यानी पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना पे। आपसे फिर जुड़ेंगे एक नए विषय और नए अतिथि के साथ में। तब तक के लिए दीजिए हमको इजाजत। नमस्कार।